बंगाली मुझे आती नहीं है, मैं आपसे हिंदी में ही बात करूंगा। बाजाए इंडियन सेक्युलर फ्रंट के चेयरमैन और एमएलए नौशाद सिद्दीकी जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और प्रेस के पत्रकारगण, आज का जो दौर है, ये दौर मैं मान के चलता हूं कि एक चैलेंज का दौर है। लेकिन हमारा चैलेंज किसके साथ है? हमारा विरोधी कौन है? इसको हम लोग ने पहचानना चाहिए। आज मैं मान के चलता हूं कि हमारा विरोधी जो है बीजेपी दिखाई देता है, लेकिन असली विरोधी जो है वो आरएसएस है। ये हमको भूलना नहीं चाहिए। असली विरोधी जो है वो आरएसएस है, उनकी विचारधारा है। बीजेपी तो एक मुखौटा है और उस मुखौटे के माध्यम से, उस मुखौटे के माध्यम से इस मुखौटे के माध्यम से राज्यों की और केंद्र की सरकारें अपने कब्जे में ईवीएम के माध्यम से ले रहे हैं। ये ईवीएम जब तक हम लोग हटाते नहीं, ये ईवीएम जब तक हम लोग हटाते नहीं, तब तक ये लड़ाई कठिन है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और हम लोग को सतर्क रहना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। एक बीच में जो है हम लोग ने एक जुलूस निकाला था। उस जुलूस की जो डिमांड थी, जो मांग थी, वो यही था कि ये जो आरएसएस है, ये अभी तक इसका पंजीकरण क्यों नहीं हुआ, ये रजिस्टर क्यों नहीं हुई? क्या ये कानून के ऊपर है? क्या ये देश से मानती है या नहीं मानती है? एक बवाल हम लोग ने खड़ा किया है। और मैं मान के चलता हूं कि वेस्ट बंगाल में भी आप अगर इस इशू को उठाएंगे कि छोटी छोटी संस्थाएं हैं, वो अपने आप को पंजीकरण करती है, रजिस्टर करती है, लेकिन आरएसएस क्यों नहीं करती? सवाल यह है कि ये अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम संविधान के ऊपर हैं, हम इस संविधान को नहीं मानते। और इसलिए उनका नारा है कि पूरी सत्ता अगर आई तो हम इस देश का संविधान बदलते रहेंगे। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। ये उनकी जो शपथ है 1950 में जब संविधान स्वीकारा गया तब उन्होंने ली थी। इस देश में 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्र दिन है, 15 अगस्त जो है वो भारत का स्वतंत्र दिन है। आरएसएस ने 14 अगस्त की दिन होली मनाई थी और 15 अगस्त के दिन इन्होंने काला दिन करके माना था। ये इनका इतिहास है। भैया आपने ये काला दिन क्यों माना? इस देश पे जो प्रथा हुई कि देश का स्वतंत्र दिन काला दिन मनाने की जो परंपरा आई, वो परंपरा आरएसएस से शुरुआत होती है। ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों,
आदिवासी समुदाय से मैं कहूंगा कि 70 साल हुए, आजादी के 70 साल हुए, लेकिन 70 सालों में जो बाबा साहब ने कहा था कि आदिवासियों को हिंदू कानून लागू नहीं होगा क्योंकि उनकी परंपरा जो है, उनकी नीति जो है, उनका कल्चर जो है वो अलग है, और इसलिए एक अलग से आदिवासियों के लिए कानून होना चाहिए। जितने भी आदिवासी नेता बैठे हुए हैं मैं उनसे आग्रह करता हूं, जितने भी आदिवासी नेता हैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस देश में अंदर आपको अगर बिरसा मुंडा की तरह, इस देश के अंदर बिरसा मुंडा की तरह अगर आपकी पहचान बनानी है, अलग से एक पहचान बनानी है, तो आपको आदिवासियों का सम्मेलन लेकर, आदिवासियों का सम्मेलन लेकर यह मांग करनी होगी कि 70 साल के बाद भी जो कानून आदिवासियों के लिए बना नहीं है वो इस देश पे बनना चाहिए, और उसकी हम लोग मांग यहां पर करते हैं। आदिवासियों ने जिस तरह मुसलमानों ने अपनी एक पहचान बनाई है, जिस तरह मुसलमानों ने अपनी एक पहचान बनाई है, उसी तरह आदिवासियों ने भी अपनी एक पहचान बनानी चाहिए। ऐसी एक परिस्थिति है। दोस्तों, हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूं, जिस तरह से सोशलिस्ट मूवमेंट इस देश पे था, सोशलिस्ट मूवमेंट इस देश पे था, आप सिर्फ सोशलिस्ट का मूवमेंट बची है, विचार बैठा है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं है। मैं वामपंथियों से भी कह रहा हूं, एक जमाने में उनका संगठन था, देश भर में उनका संगठन था, लेकिन फिलहाल वामपंथी सिर्फ 2 ही राज्यों तक सीमित रह चुके हैं, एक केरला और एक वेस्ट बंगाल। ये 2 ही राज्यों तक सीमित बैठे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज देश की हालत को देखते हुए अगर लेफ्ट विचारधारा बचाना चाहते हो, इसका विकास करना चाहते हो, तो समझौते की राजनीति के लिए तैयार हो जाओ, वरना दूसरे राज्यों से जैसे अब मिट गए वैसे यहां से भी मिटना अपना शुरुआत हो जाएगा। मैं एक लॉस मानता हूं इसको, मैं इसको जो है लॉस मानता हूं। ये एक बहुत भारी नुकसान होगा देश को अगर वामपंथियों की ताकत अगर कम होती है। अगर वामपंथियों की ताकत अगर कम होती है तो ये देश का सबसे बड़ा नुकसान होगा। और इसलिए वामपंथी नेताओं से मैं अपील करता हूं कि नजाकत को देखिए, वक्त को देखिए और वक्त के मुताबिक चलना आप सीखिए। दलितों ने अपनी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रखी है। कई बार उस पर हमला हुए, मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन राज्यों में अंदर दलितों ने अपनी एक आइडेंटिटी बरकरार रखी है। मैं अब उनसे कह रहा हूं कि बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से इस देश के अंदर जो आर्थिक उत्पीड़न था, आर्थिक लूटमार थी, उसको रोकने के लिए बाबा साहब ने प्राइवेटाइजेशन को विरोध किया था और पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया था। प्राइवेटाइजेशन को
प्राइवेट सेक्टर को विरोध किया था और पब्लिक सेक्टर को उन्होंने समर्थन किया था। आज इस देश के अंदर चाहे वो कांग्रेस हो सेंटर में थी तब या बीजेपी हो अब है, ये प्राइवेटाइजेशन की ओर वहां पर बढ़ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ना इसका मतलब अपनी आर्थिक आजादी खोना है। प्राइवेटाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ के दबे कुचले हुए आदिवासी, दलित, ओबीसी, इनकी जो है आर्थिक इंडिपेंडेंस जो है, स्वतंत्रता जो है वो खत्म हो जाएगी और दोबारा हम लोग कैदी बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति है और इसलिए दलितों का मुझसे कहना है कि आप अपनी पहचान बनाइए, जो बनी है उसको दोबारा उभारिए, एक अलग से सम्मेलन आप कर लीजिए और उस सम्मेलन में कहिए कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ने इस देश को ऐसे कतार पर खड़ा कर दिया है, इस देश पे ऐसे कतार यहां पे खड़ा किया है कि हम लोग 6 महीने के अंदर अर्थव्यवस्था जो है वो लड़खड़ाती दिखाई देगी देश की। 6 महीने के अंदर इस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो लड़खड़ाती देखने मिलेगी। ऐसी एक परिस्थिति है। मित्रों, आप पर काफी बड़ी जिम्मेदारी है। एसआरए के माध्यम से करीब करीब 1.5 करोड़ वोटर जो है वो निकाले जाएंगे। 1.5 करोड़ वोटर जो है वो निकाला जाएगा और 1 करोड़ फर्जी वोटर उसमें ऐड किया जाएगा। ये साजिश है, ये इलेक्शन कमीशन के माध्यम से साजिश। इस साजिश को आपको रोकना होगा और इस साजिश को अगर आपको रोकना है तो जो आरएसएस के खिलाफ है उसको बंद बनाना होगा। उस पे विचार तय करने होंगे, मन बनाना होगा कि जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन पूरी ताकत से हर एक वोट आरएसएस के खिलाफ जाएगा और जो गठबंधन एसएफआई होगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। ये उम्मीद मैं आप लोगों से यहां पे करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नजदीक में चुनाव है। बंगाल की जनता से मैं उम्मीद करता हूं कि लेफ्ट ओरिएंटेड स्टेट है, आप इस स्टेट को आरएसएस और बीजेपी का अड्डा होने से बचा दीजिए। आरएसएस और बीजेपी का वेस्ट बंगाल को अड्डा होने से बचा दीजिए, वरना ये क्या करेंगे पता नहीं है। और इसलिए दोस्तों, परिस्थिति जो है बेकाबू होते जा रही है देश की। जिम्मेदारी राजनीतिक दलों पर है, मैं मान के चलता हूं, लेकिन आपका साथ और सहकार्य जब तक मिलता नहीं, तब तक ये बेकाबू हुई परिस्थिति को हम लोग काबू नहीं कर सकते। ऐसी एक परिस्थिति मैं मुसलमानों से ये कहूंगा कि ये जो संविधान है